हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 4 में। तो कल हमने पार्ट 3 में oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा था। आज हम पार्ट 4 में इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पहले जो है पीछे का पार्ट रिवाइज करते हैं। तो हमने जैसे oogenesis पढ़ा था, तो oogenesis प्रोसेस में क्या था, जो oogonia है मिलियन ऑफ मेल गैमेट मदर सेल बन जाते हैं। जैसे oogonia वो फीटल ओवरी में ही फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद बर्थ के बाद कोई oogonia जो है ऐड नहीं होते ओवरी में। तो वो oogonia जो है प्रोफेज 1 में एंटर करते हैं और एक स्टेज में डिप्लोटिंग स्टेज में बताया था मैंने, प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटिंग स्टेज में हैंग कर जाते हैं। तब उसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। उसके ऊपर ग्रेनुलर सेल की लेयर चढ़ जाती है तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी की एज तक आते आते 60 से 80 हेयर रह जाते हैं हर ओवरी में। उसके बाद ये इनके ऊपर और फॉलिकल्स चढ़ती हैं और एक थीका फॉर्म हो जाती है, तब इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रेनुलर सेल से चढ़ती है और उसके ऊपर लेयर्स आती हैं और इसमें एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, एंट्रम कहते हैं इसे, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तब इसे टर्जरी फॉलिकल कहते हैं। टर्जरी फॉलिकल में जो है थीका इंटरना और एक्सटर्ना में डिवाइड कर जाती है। अब यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ अटेंशन देना है कि ये वही स्टेज है, यहाँ दिखा हुआ है कि ये वही स्टेज है जहाँ जो प्राइमरी oocyte है विद इन टर्जरी फॉलिकल वो साइज में ग्रो करता है, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट करता है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होती है और यहाँ एक अनइक्वल डिवीज़न होती है। हैप्लॉइड तो बनता है, बट जो हैप्लॉइड सेल बनता है वो होता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा बनता है टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसका हमें क्या साइंटिस्ट को भी नहीं पता क्या होता है, डीएनएट होती है या फर्दर जो है रेप्लिकेट करती है, कुछ नहीं पता भैया। उसके बाद बात करी हमने कि ये सेकेंडरी oocyte होता है टर्जरी फॉलिकल के अंदर। इसके बाद ये जो है और मैच्योर होती है और ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है और सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेता है, जिसे जोना पेलिसूडा कहते हैं। ये सेकेंडरी oocyte जो है मतलब ये ग्रेफिन फॉलिकल जो है रप्चर होती है मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी 14th डे के अराउंड, जब यहाँ ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है ये रप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte यानी जिसे हम ओवम कह रहे हैं वो जो है बाहर निकल जाता है ओवरी से। उसके बाद हमने यहाँ कंपेरिजन देखा डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में। फिर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट की, तो ये सब फीमेल प्राइमेट्स में होती है। स्टार्टिंग कहते हैं प्यूबर्टी की एज पे, तो इसे मिनार्क कहते हैं स्टार्टिंग को। 28 से 29 दिन की साइकिल है और जब 50 साल की एज पर ये एंड करती है तो उसे मतलब पॉज होती है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। आगे हमने यहाँ देखा, इस डायग्राम में समझते हैं कि 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जब जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो ब्रेक होती है और जो है फ्लूइड वो बाहर सीक्रेट होता है। उसके बाद जो है आता है फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें जो फॉलिकल थी वो डेवलप करती है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे फॉलिकल डेवलप करती है और इस डेवलपिंग फॉलिकल जो कि रिलीज़ करती है ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन जो है रिलीज़ कर रही होती है डेवलपिंग फॉलिकल। फिर 14th डे के अराउंड मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड ये ईस्ट्रोजन पीक पर होता है। पीक पर होने की वजह से ये रप्चर करा देता है ग्रेफिन फॉलिकल को और जो है ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है। तो 14 डे के अराउंड ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज जो है स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है और यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन का जो है लेवल इंक्रीज़ करती है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल, अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो प्रोजेस्टेरॉन जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन रखती है। फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनेरेट करती है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से ब्रेक होती है और मेंसेस होता है और एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और पिट्यूटरी हार्मोन भी होते हैं एफएसएच और एलएच जो इस प्रोसेस में मदद कर रहे होते हैं और ओव्यूलेशन के दौरान एलएच सर्ज होता है, जिसकी वजह से जो है ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने आगे देखा
फिर ये पूरा प्रोसेस हुआ, फिर हमने कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पढ़ी जिसमें हमने कुछ ऐसा देखा। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी हसमत 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त। तो आज हम अपने पार्ट 4 को फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस। तो कॉपुलेशन या कोइटस या इंटरकोर्स के समय सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। जो सीमन होता है वो वेजाइना में या पेनिस के थ्रू वेजाइना में जो है रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। जो सीमन का रिलीज है वो वेजाइना में हो रहा है, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। ये होता है कॉपुलेशन के समय। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम्स रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। जो मोटाइल, जो अच्छी शेप के और चलनशील जो स्पर्म है वो पास करते हैं सर्विक्स के थ्रू और एंटर करते हैं यूटेरस में और फाइनली रीच करते हैं एम्पुलरी रीजन में। तो एम्पुलरी रीजन आपको याद हो फैलोपियन ट्यूब का रीजन होता है। यूटेरस में ये फैलोपियन ट्यूब का रीजन होता है। फैलोपियन ट्यूब में ये इन्फंडिबेलम होता है, ये एम्पुलरी रीजन होता है, यहाँ ये इस्थमस रीजन होता है, वो नेव रीजन होता है, एम्पुलरी वाइडर रीजन होता है। तो ये जो है जो मोटाइल स्पर्म है वो रीच करा है एम्पुलरी रीजन पर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। जो ओवम ओवरी से रिलीज हुआ है वो भी ट्रांसपोर्ट होकर एम्पुलरी रीजन पर ही आया है फैलोपियन ट्यूब के, जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन कौन सी जगह पर होती है? एम्पुलरी रीजन पर। ये बात आपको याद रखनी है। तो एम्पुलरी रीजन पर ही स्पर्म जाता है और एम्पुलरी रीजन पर ही ओवम आता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। तो फर्टिलाइजेशन जब भी होता है जब ओवम और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन पर आए। तो मतलब जब भी ओवम आया है, जब भी स्पर्म आए, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। यही रीज़न है कि वाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसी रीज़न की वजह से ज़्यादातर या सभी कोपुलेशन जो है फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं करते और प्रेगनेंसी जो है नहीं होती सभी कोपुलेशन की वजह से, क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन है कि एम्पुलरी रीजन पर साइमल्टेनियसली स्पर्म और ओवम आने चाहिए, जब भी जो है कॉपुलेशन वो फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस होगा और प्रेगनेंसी जो है होगी। इसी रीज़न की वजह से सभी कॉपुलेशन इस चीज़ को प्रेगनेंसी जो है नहीं कर पाते। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म का फ्यूज़न ओवम से, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। तो जैसे हमने देखा है टर्जरी फॉलिकल के बाद ग्रेफिन फॉलिकल जो फॉर्म होती है, तो ग्रेफिन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte होता है या ओवम होता है वो अपने एक सराउंडिंग में एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। अब बाद में ये ओवम जो है निकला है तो इसके ऊपर लेयर तो है ही ना जोना पेलुसिडा की। तो वही बता रखा है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है वो पहले जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन दी मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में चेंज कर देता है ओवम की, जिसकी वजह से क्या होता है दैट ब्लॉक, वो जो चेंजेस की वजह से क्या होता है कि वो ब्लॉक कर देती है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। वो एडिशनल स्पर्म्स या और स्पर्म आएंगे उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगी। मतलब जो सबसे पहले स्पर्म जो है इसे टच करेगा इसके जोना पेलुसिडा को, तो वो इसमें मेम्ब्रेन में चेंजेस कर देगा ओवम की, जिसकी वजह से अदर जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, इसमें एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो इस चीज़ से इस प्रोसेस के होने की वजह से इस चीज़ की श्योरिटी मिल जाती है कि एक ही स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा। द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम
help the sperm enter into cytoplasm of the ovum through zona pellucida। तो जैसा हमने देखा था कि स्पर्म के हेड के एंटीरियर रीजन पर एक्रोजोम होता है, कैप-लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एंजाइम फिल्ड होते हैं। तो उसी एक्रोजोम के सीक्रेशन की वजह से स्पर्म को मदद मिलती है ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए थ्रू जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन। तो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन जो ऊपर है, जो लेयर है, उसके थ्रू एंटर करने में इसी एक्रोजोम के सीक्रेशन की वजह से हेल्प मिलती है। तो वो जोना पेलुसिडा को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर पाता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर कर पाता है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। इससे जो होता है, कंप्लीशन होता है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसी चीज़ के साथ क्या चीज़ हुई है, यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ है। इसी चीज़ के साथ जो है मियोटिक डिवीज़न की जो बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं, वो मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होती है। क्योंकि मियोसिस सेकंड थी, वो अभी कंप्लीट होने के लिए रह रही थी। तो इसी के साथ साथ जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न होती है वो कंप्लीट होती है। वही बता रखा है, द सेकंड मियोटिक डिवीज़न इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम ooted। तो क्योंकि जब यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो चुका है, तो उसी की साथ साथ जो है कंप्लीशन होता है मियोटिक डिवीज़न का, सेकेंडरी oocyte का। तो यही फर्स्ट मियोसिस हो रखी थी। अब सेकेंडरी oocyte भी, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न भी होती है, वो भी अनइक्वल होती है, जिसमें सेकंड पोलर बॉडी बनती है, जैसे वहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। और एक बनता है हैप्लॉइड ओवम, जिसे ooted कहते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ायगोट। तो फिर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और ओवम का हैप्लॉइड, दोनों का हैप्लॉइड फ्यूज़ करते हैं और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे ज़ायगोट कहते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द ज़ायगोट। तो अब ज़ायगोट में कितने क्रोमोसोम हैं? तो क्योंकि दोनों में, स्पर्म में और ओवम में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे, मतलब 23 क्रोमोसोम्स थे। तो ज़ायगोट में 46 क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हुए। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। तो इस स्टेज पर जो है बेबी का जो क्या सेक्स होने वाला है वो डिसाइड हो जाता है। लेट अस सी हाउ, कैसे। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड दैट इन द मेल इज XY। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न होता है, ठीक है, तो एक साइड से कुछ है, एक साइड से आए स्पर्म साइड से आए ऑटोजोम आए कुछ, ऑटोजोम हाफ प्लस सेक्स क्रोमोसोम, मतलब क्योंकि दो है ना पेयर में, तो आधे ऑटोजोम आए और 22 आए ऑटोजोम यहाँ से, और एक आया 23वां कुछ X और Y। तो X और Y में से कुछ आया, क्योंकि स्पर्म आएगा मेल से, और ओवम आएगा फीमेल से। तो यहाँ पर भी ऑटोजोम आए, वो 22 प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम आया। तो क्योंकि फीमेल में दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं, तो X ही आएगा, सिर्फ कोई एक आएगा तो वो X ही आएगा, क्योंकि दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX हैं जब वो फीमेल बनी है। और मेल में X और Y होते हैं, तो या तो X आ सकता है या Y आ सकता है। अगर Y आया होगा तो XY मिल जाएगा, तो फिर से फीमेल बन जाएगी, वो सॉरी मेल बन जाएगा, क्योंकि XY मिला है तो मेल बन जाएगा XY मिलने के साथ। अगर X आएगा तो XX मिल जाएगा और जो है फीमेल बन जाएगी। तो ये इसी स्टेज पे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ मिल रहे हैं क्रोमोसोम। तो अगर XX मिल जाता है
तो फीमेल बनती है, और एक्स वाई होता है तो मेल बनता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमीट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स। तो जितने भी हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म होते हैं ओवा फीमेल से, उन सब में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स ही होता है, क्योंकि उसके पास पेयर होता है एक्स एक्स का, तो एक्स ही आएगा। इन द मेल गैमीट की बात करें स्पर्म की, वहाँ जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो जो मेल के जो 50% स्पर्म होंगे वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगे और 50 करेंगे वाई क्रोमोसोम को कैरी। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट द ज़ायगोट वुड कैरी। अब फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का, तो ज़ायगोट या तो एक्स एक्स कैरी करेगा या एक्स वाई कैरी करेगा। अगर एक्स एक्स कैरी करेगा तो वो फीमेल बनाएगा, और एक्स वाई कैरी करेगा तो वो मेल बनाएगा। डिपेंडिंग ऑन वेयर द स्पर्म कैरिंग, तो ये चीज़ इसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि स्पर्म क्या कैरी करके लाया, ठीक है, क्योंकि मेल तो सिर्फ एक्स ही कैरी करती है हर बार में, तो मेल क्या कैरी करके लाया उसी चीज़ पर ये चीज़ जो है पूरी तरीके से डिपेंड कर रही है। तो अगर स्पर्म जो है एक्स कैरी करके लाता है तो एक्स एक्स बन जाएगा, अगर वाई कैरी करके लाता है तो एक्स वाई बन जाएगा। द ज़ायगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इनटू अ फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। अब आप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो हम साइंटिफिकली बात करें तो जो बेबी का जो सेक्स है वो फादर की वजह से डिटरमाइन होता है, ना कि मदर की वजह से। तो मेल बेबी हो गया फीमेल, वो सब फादर की वजह से ही डिटरमाइन होता है साइंटिफिकली। हाथ में तो किसी की ये बात नहीं है, ठीक है भाई। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द ज़ायगोट मूव्स थ्रू द isthmus। अब जो है माइटोटिक डिवीज़न, क्योंकि अब जो है सिंगल सेल जो है मतलब ज़ायगोट बन चुका है एक ज़ायगोट, और उसे जो है माइटोसिस शो करनी है, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे अपनी जो है संख्या बढ़ानी है। तो माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी जब जब ज़ायगोट जो है मूव करता है वहाँ से। ज़ायगोट अब फॉर्म हो गया, अब वो मूव करेगा isthmus की तरफ, मतलब जो नैरोअर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जो जॉइन करता है यूटेरस को, और उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ माइटोटिक डिवीज़न जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि ज़ायगोट मूव कर रहा है isthmus की तरफ ओविडक्ट के, हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटेरस। तो इसे ही कहते हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटेरस एंड फॉर्म्स अ 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स। तो एक सेल से 2 बनी माइटोसिस से, फिर माइटोसिस उनमें हुआ तो 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल बनी। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इसमें 16 डॉटर सेल के आसपास बन चुकी होती हैं, इसे कहते हैं ब्लास्टोमर्स। इन डॉटर सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमर्स, स्ट्रक्चर को नहीं, वो ब्लास्ट आएगा आगे। तो इन सेल्स को कहते हैं जो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, इनको कहते हैं ब्लास्टोमर्स। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 आगे आते हैं। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स। तो ब्लास्टोमर्स क्या हैं, वो सेल्स हैं जो फॉर्म होती आ रही हैं ड्यू टू माइटोसिस की वजह से। तो जो स्ट्रक्चर बना है, जो एम्ब्रियो बना है विद 8 to 16 सेल्स ब्लास्टोमर्स का, उसे कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला। तो 8 to 16 ब्लास्टोमर्स का जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसे कहते हैं मोरूला। तो द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरूला। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ये मोरूला है, ये भी डिवाइड करेगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर में। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, ये फर्दर यूटेरस में मूव कर रहा है। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोमर्स हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि उसके अंदर भी सेल्स हैं, वो उनसे ही बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो ब्लास्टोमर्स हैं ब्लास्टोसिस्ट में आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। वही जो ब्लास्टोमर्स हैं वही अरेंज हो जाते हैं इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। एक आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं जिसे कहते हैं
ट्रोपोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। और जो और ब्लास्टोमर्स हैं जो उस लेयर के जो अंदर हैं वो उससे अटैच हो रखे हैं ट्रोपोब्लास्ट लेयर से, उसको कहेंगे इनर सेल मास। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है ऐसे करके। ब्लास्टो इसमें 8 से 16 मोरुला स्टेज बनी, उसके बाद उसने फर्दर कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म हुआ वो, तो ऐसे करके फॉर्म हुआ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ। इसके जो ब्लास्टोमर्स हैं उन्होंने जो है एक आउटर लेयर फॉर्म करी, एक ट्रोपोब्लास्ट एक आउटर लेयर फॉर्म करी। एक आउटर लेयर फॉर्म करी जिसे कहेंगे ट्रोपोब्लास्ट। तो ये आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, और जो इसके अंदर जो ब्लास्टोमर्स हैं ये, इसे कहेंगे इनर सेल मास। तो होप आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, यूटेरस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उससे जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो अटैच्ड होती है। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट करता है, अपने आप में चेंजेस करता है एज और एम्ब्रियो फॉर्म करता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको जो यूटेराइन सेल्स हैं, यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम से वो अटैच हो चुका है, तो उसके जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और पूरी को कवर कर लेंगे। जैसे ये है यूटेरस, इसमें ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये अटैच कर गया, फिर इसके सेल जो हैं वो रैपिडली डिवाइड करेंगे, वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और इसे जो है कवर कर लेंगे। ठीक, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। तो इससे क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अच्छी तरह से एम्बेड यानी धस जाता है इसमें, ये पूरा कवर हो गया, इसमें धस गया, और किस में एम्बेड हो गया, यूटेरस में, यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। ये ऐसा कि स्टेप एच में दिखा रखा है, पीछे फिगर में दिखाएंगे हम। इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ये प्रोसेस जो है इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन मतलब आप जो है अंदर से एम्बेडेड हो चुका है यूटेराइन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट, तो इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये इसके बाद जो है ये प्रेगनेंसी को लीड करता है, प्रेगनेंसी अब हो गई है। तो ये डायग्राम में ही समझते हैं। अब यहाँ ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें ये ओवम होता है, इससे फर्टिलाइजेशन हुआ, ज़ायगोट बने, फिर ये ब्लास्टोमर्स बने, 2 सेल्स हुई, फिर 4 हुई, और ऐसे 8 to 16 सेल की स्टेज हुई ब्लास्टोमर्स की, तो उसे मरूला स्टेज कहेंगे। वो ई पोर्शन में दिखा रखा है यहाँ। तो यहाँ ये आया, ये एम्ब्रियो रीजन है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर 2 सेल 4 सेल 8 to 16 सेल की स्टेज में मरूला बना। फिर उसके बाद जो है मरूला फर्दर मॉडिफाई और चेंजेस ट्रांसफॉर्म होगा और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांटेशन हो रही है इसकी, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन इसमें दिखाया हुआ है जी स्टेज पे। ये वाला डायग्राम यहाँ पर, तो ये जो बाहर की लेयर है ये है ट्रोपोब्लास्ट, ये ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, और अंदर है इनर सेल मास जो कि फर्दर एम्ब्रियो बना देगा। और ये ट्रोपोब्लास्ट जो है अटैच हो जाएगी यूटेराइन वॉल से। ये एफ में दिखा रखा है, ये मोरूला है, फर्दर ये और जो है माइटोसिस कर रहा है, अपने जो है नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो वही चीज़ है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन हो चुका है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू। तो जो है ट्रोपोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एम्ब्रियो की जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अब जो कि सराउंड कर रखे हैं यूटेराइन टिश्यू ने। तो यूटेराइन टिश्यू ने सराउंड कर रखे हैं एंड मैटरनल ब्लड, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड ने सराउंड कर रखे हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं। जो कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू होते हैं बिकम इंटरडिएटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से अपना बातचीत संबंध बढ़ाते हैं एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो बता रखा है ये कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू ये आपस में इंटरडेट करते हैं और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करेगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो से फीटस कह रहे हैं और मैटरनल बॉडी के बीच में एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करेगा, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये कौन फॉर्म कर रहा है, ये कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू आपस में इंटरडिएटेड होके एक स्ट्रक्चरल फंक्शन बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। वो फीटस और मैटरनल बॉडी को जोड़ता है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है एम्ब्रियो को। ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स। तो ये बात करिए, अब ये प्लेसेंटा है जो जुड़ा है, वो जो है एक तो मैटरनल बॉडी और फीटस की बीच में जो है प्लेसेंटा एक कनेक्शन का काम कर रहा है। फिर जो प्लेसेंटा है ये फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रोवाइड कराता है और ऑल्सो रिमूवल कराता है फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड और उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का, जो कि एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस किया है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से कनेक्ट रहती है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि जो सब्सटेंस जो उससे अंदर बाहर जा रहा है एम्ब्रियो के अंदर या उससे बाहर जा रहा है उसमें हेल्प कराता है, उस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है। तो यहाँ ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये प्लेसेंटल विलाई है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपोर्ट में काम करा रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऊपर यहाँ प्लेसेंटा ये फॉर्म होती है ऐसे करके। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजेंस। तो जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करती है, जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे कि HCG की बात करी गई है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL की बात करी गई है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस ऐसे हार्मोन का ये सिक्रेशन भी कराता है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। तो लेटर फेज़ की बात करें प्रेगनेंसी के, लेटर फेज़ की बाद में बात करें, प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके लेटर फेज़ में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन ओवरी से। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बात याद रखने की है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन जो हार्मोन है जो वुमेन में सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से हार्मोन, HCG, HPL और रिलैक्सिन। जो HCG और HPL है वो तो प्लेसेंटा रिलीज़ करती है और रिलैक्सिन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी रिलीज़ होता है बाय द ओवरी। आगे बढ़ते हैं। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogens, progesterones, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. तो प्रेगनेंसी के दौरान और हार्मोन का भी लेवल जो है इंक्रीज होता है, जैसे कि एस्ट्रोजेंस,
प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा, ऐसे और भी हार्मोन जो हैं लेवल इंक्रीज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। तो ये हार्मोन क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने में जो है काम है, तो इसलिए हार्मोन जो है इनका लेवल इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो मदर एंड मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, प्लेसेंटल विलाई है, ये कैविटी ऑफ यूटेरस है, ये यॉक सैक दिखाया हुआ है एक पार्ट, ये एम्ब्रियो है, फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई है प्लेसेंटा को। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद जो इनर सेल मास है, जो एम्ब्रियो है, वो डिफ्रेंशिएट होता है, उसमें चेंजेस होते हैं और डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm। तो एक तो आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट करता है जो इनर सेल मास है, वो आउटर लेयर जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। एक सेंट्रल लेयर आती है मिडिल में और एक इनर लेयर आती है, तो इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, आउटर लेयर एक्टोडर्म हो गई। और जो बीच में लेयर है मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अपीयर होने लग जाती है उसे कहते हैं मेसोडर्म। तो ये है मेसोडर्म। तो आप समझ चुके होंगे। तो ये जो अंदर इनर सेल मास है, एम्ब्रियो है, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है 3 लेयर्स में। एक एक्टोडर्म जो सबसे बाहरी है, मिडिल में मेसोडर्म होती है और इनर में एंडोडर्म होती है। These 3 layers give rise to all tissue organs in adults। तो यही 3 वो लेयर हैं जो सारे टिश्यू या ऑर्गन्स को अडल्ट में जो है उनका टिश्यू और ऑर्गन जो हैं जितने भी पर्सन में हैं वो सब इन्हीं लेयर्स की वजह से फॉर्म होंगे। ये वही इंपॉर्टेंट लेयर हैं। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। जो इनर सेल मास है वो कुछ ऐसे सेल्स भी कंटेन करता है जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके पास पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो वो स्टेम सेल्स ऐसे हैं जिनके पास ऐसी क्षमता है कि वो ऑल टिश्यू और ऑर्गन्स को जो है दोबारा फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। What are the major feature of embryonic development at various months of pregnancy? तो embryonic development के various months of pregnancy में जो है फीचर बताए हुए हैं। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी हमें पता है 9 महीने की होती है, 9 months लास्ट। डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स? तो भाई गूगल बाबा हैं, पता कर लेना। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। तो ये बता रखा है कि 1 महीने के बाद जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसमें पहले 1 महीने के बाद जो एम्ब्रियो है उसमें हार्ट फॉर्म हो जाता है और उसकी हम हार्ट बीट जो है सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। बाय द एंड ऑफ द 2nd month, अब दूसरे महीने के एंड पर द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। अब जो पहले महीने के बाद में पहले महीने के एंड पर जो है हार्ट जो है डेवलप हो जाता है। और जब दूसरा महीना एंड करता है तो जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसमें लिम्स और डेट्स यानी उंगलियां और अंगूठे ऐसी चीज़ बन जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 weeks यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब 12 हफ्ते बाद, प्रेगनेंसी में 12 हफ्ते बाद जो है यानी 12 हफ्ते बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं इसको। इसके बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। तो इस मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो एम्ब्रियो है उसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। तो मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी 12 हफ्ते बाद। फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो लिम्स जो हैं जो दूसरे महीने के एंड पर ही बन गए थे वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं और जेनिटल ऑर्गन्स की भी डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month।
अब 5वें महीने के जो है 5वें महीने के आसपास जो है बेबी का जो फर्स्ट मूवमेंट ऑब्जर्व भी होता है, और अपीयरेंस ऑफ, और उसके हेड पर हेयर की अपीयरेंस भी होने लग जाती है, उसके हेड पर हेयर भी दिखने लग जाते हैं। तो 5वें महीने के आसपास जो है बेबी का जो है मूवमेंट भी अपीयर होने जो है महसूस होता है मदर को, और उसके हेड पे जो है हेयर्स भी आ जाते हैं। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, यानी एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पर यानी 24 वीक्स के बाद द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, आई लिड सेपरेट एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड। तो बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज फॉर्म हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तो 9 months के बाद फीटस जो है फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो इसमें क्या बात थी, बस ये आपको याद रखना है कि जब पहले महीने के बाद जो है हार्ट फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद बता रखा है कि सेकंड महीने के एंड पर लिम्स एंड हेड फॉर्म कर जाते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर जाते हैं, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेल डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयर हो जाता है 5th मंथ में, और 24 वीक्स के बाद यानी एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर पर बॉडी फैन हेयर्स और आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं, और 9 months के बाद फीटस जो है फुली डेवलप हो जाता है। आगे लास्ट पैरा पढ़ते हैं अपने चैप्टर का, और ये चैप्टर होता है इसके बाद ख़त्म। वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन, तो पार्चुरेशन आप जानते ही हो, जो डिलीवरी ऑफ द बेबी है उसे पार्चुरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, और लैक्टेशन होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसके मिल्क आता है बेबी के लिए, उसे लैक्टेशन कहते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months विच इज़ कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। तो इस पीरियड को गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, उसकी वजह से विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। किस में होता है? मायोमेट्रियम में होता है, एंडोमेट्रियम यूटेरस की लेयर में, मिडिल लेयर में, जो स्मूथ मसल से फॉर्म होती है, उसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूटेरस में, और एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिलीवरी ऑफ द फीटस इन चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा होता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। तो इसके सिग्नल फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा के थ्रू आते हैं, जो इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ट्रिगर हो जाता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी में, क्योंकि वो स्टोर होता है, जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से ये ट्रिगर हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूटेराइन मसल पर एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो पहले माइल्ड बहुत हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है फीटस और प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, उसकी वजह से जो है ऑक्सीटोसिन ट्रिगर हो गया और वो रिलीज होता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, विच इन टर्न्स स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है। इसी स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यू। अब ये जो है रिफ्लेक्स चलता रहता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो हैं होते हैं अंदर। दिस लीड्स टू द एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। इसके थ्रू जो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना से जो बर्थ कैनाल फॉर्म होती है, उसके थ्रू बेबी जो है बाहर आता है। इसी प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। Soon after infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। तो इन्फेंट जो है न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर होता है, तो उसके बाद जो है प्लेसेंटा भी यूटेरस से बाहर निकाली जाती है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? तो व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? तो यहाँ जो है अब कुछ नहीं, ऑक्सीटोसिन की ही बात हो रही है कि डॉक्टर जो है डिलीवरी को इंड्यूस कराने के लिए ऑक्सीटोसिन ही इंजेक्ट करते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी।
तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल की वो डेवलप करती हैं और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के एंड तक ये जो है मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। इसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। इसकी वजह से मदर को न्यू बॉर्न को फीड करने में हेल्प मिलती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर के थ्रू से कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि सेवरल एंटीबॉडीज़ को कंटेन कर रखता है, जो कि एसेंशियल होती हैं एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने में न्यूबॉर्न बेबी को, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में, क्योंकि वो सेवरल एंटीबॉडीज़ को कंटेन कर रखता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर एंड फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। तो एक हेल्दी बेबी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो एंटीबॉडीज़ कंटेन करता है। एक एंटीबॉडी है जो कि आप और एक और चैप्टर में पढ़ोगे, जिसका नाम है IgA। तो IgA नामक एंटीबॉडीज़ भी जो है कंटेन कर ही रखता है। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म। थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।